इलाका गैर को पहली बार कौमी धारे में लाने के लिए ठोस इकदाम शुरू कर दिए गए। पुरअमन लोगों पर दहशतगर्दी मुसल्लत की गई। इंतहा पसंदी ने गुज़िश्ता 20 सालों में इलाके को जीने के काबिल न छोड़ा। फौज, हुकूमत और बहादुर शहरियों ने दहशतगर्दी के अफरियत को शिकस्त दी। अमन फिर लौट आया है। लेकिन क्या फाटा कौमी धारे में शामिल हो पाएगा? क्या तालीम, सेहत, पीने का साफ पानी और जिंदगी की दीगर बुनियादी सहूलियात भी फाटा वालों को मैसर आएंगी? क्या बेघरों को दोबारा घर नसीब होगा? क्या फाटा के नौजवानों को रोजगार मिलेगा? क्या कानून की बालादस्ती कायम हो पाएगी? दुआ है कि तब्दीली के जिस सफर का आगाज हुआ है वो फाटा वालों के लिए खुशियां ही खुशियां लेकर आए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान सुल्तान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली का सफर 100 डेज एजेंडा। नाज़रीन, विफाक पाकिस्तान का इस्तेहकाम ये पॉइंट तहरीक इंसाफ के 100 दिन प्लान में दूसरे नंबर पे है और इसका पहला नुक्ता ही फाटा का पख्तूनख्वा में इंज़माम है, जिसमें लिखा है कि फाटा के पख्तूनख्वा में इंज़माम के लिए जल्द कानून साजी की जाएगी। फाटा की तामीर और तरक्की के लिए एक बड़े मंसूबे का ऐलान किया जाएगा और फाटा में बाकी तमाम कानून भी लागू करने का आगाज किया जाएगा। पहला कदम आज उठाया गया। फाटा रीजन को खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हवाले कर दिया गया। जहां कल तक कानून नहीं था वहां आज पख्तूनख्वा पुलिस के अफसरान मौजूद हैं। इसी सिलसिले में आज वजीर आजम से फाटा से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर्स ने मुलाकात की। इस मुलाकात में कबायली इलाकों की मजमूई सूरत हाल, इंतजामी उमूर और दीगर इशूज पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि इंज़माम के अमल की तकमील और कबायली इलाका जात में मुल्क के दीगर इलाकों की तरह सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ताहम कबायली इलाका जात में लोकल गवर्नमेंट के निफाज से अवाम को सही मायनों में बाइख्तियार बनाने और तरक्याती अमल को यकीनी बनाने में खातिर खा मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत की कोशिश है कि कबायली इलाकों में लोकल गवर्नमेंट के निसाज को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाया जा सके। इसीलिए आज वजीर आजम के साथ मुलाकात में शामिल तहरीक इंसाफ के फाटा से सेनेटर औरंगजेब साहब पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी दरख्वास्त पे पेशावर से ही फाटा उमूर के माहिर जनाब रुस्तम शाह मेमन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है सहाफ़ी उमैर जमाल ने। और उमैर के हवाले से हम बताते चलें कि आप इंज़माम, फाटा इंज़माम के मामले पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। और नाज़रीन, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी साहब ने। आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया आज की इस नशिस्त में हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले पेशावर में रुस्तम शाह मेमन साहब, आपसे जानना चाहेंगे, तहरीक इंसाफ हुकूमत में आ गई, वजीर आजम इमरान खान साहब मुंतखब हो गए, वो फाटा के इंतजाम के हवाले से सबसे बड़े हामी समझे जाते थे और अब उनके 100 रोज़ा एजेंडे में भी फाटा को अहमियत दी गई है। तो आप क्या समझते हैं कि फाटा के हवाले से, इस इंतजाम के हवाले से तहरीक इंसाफ क्या वाकई दुरुस्त सिमत में है और सिमत के साथ साथ सही रफ्तार से जा रही है? देखिए, फाटा के हवाले से फैसले हो रहे हैं पेशावर में, इस्लामाबाद में। जो लोग वहाँ रहते हैं, ट्राइबल एरिया में रहते हैं, उनसे इस सिलसिले में कोई मशवरा नहीं किया गया। जो सरताज अजीज़ साहब का जो कमीशन बना था, उन्होंने एक घंटा हर एक ट्राइबल एजेंसी के दौरे किए। वहाँ चंद मुंतखब लोगों से, सिलेक्ट लोगों से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने अपनी सिफारिशात तैयार कर लीं। उसके बाद इस पर कोई काम नहीं हुआ। तो ट्राइबल एरिया में जो लोग जो हिंटरलैंड में, इंटीरियर में रहते हैं, उनका इन इस्लाहात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनको तो तालीम चाहिए, उनको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, उनको बिजली चाहिए, उनको पानी चाहिए। उनका जो निज़ाम है, पुराना निज़ाम सदियों, वो तो उसमें अगर कोई नक़ाइस हों तो उनको दूर करना चाहते हैं। तो आप क्या समझते हैं, वहां की डिमांड क्या है, वहां के लोगों की एहसास महरूमी क्या है वहां का? उनकी सबसे बड़ी इस वक्त बड़ा डिमांड ये है कि जो पिछले 15-16 साल से, खुसूसन पिछले 10 साल से जो उनका नुकसान हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, देहात ख़त्म हो गए हैं, दुकान ख़त्म हो गए हैं, जो उन्होंने हिजरत की है, जो उनका सारा निज़ाम
तहस नहस हो गई है, उस निज़ाम को दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए, रिहेबिलिटेट किया जाए। जो लोग हिजरत कर गए हैं उनको वापस वहाँ पे बसाया जाए। जिनकी दुकानें ख़त्म हो गई हैं, जिनके मकानात तबाह हो चुके हैं, उनके मकानात और वो दुकानात दोबारा उनको बनाए जाएं। उनका मुतालबा यही है। वहाँ पे जो इतनी मिलिटराइजेशन हो गई है उस एरिया की, उस मिलिटराइजेशन को कम किया जाए ताकि लोग मामूल की ज़िंदगी बसर कर सकें। उनका ये मुतालबा नहीं है कि वहाँ पे आप पुलिस बिठा दें, वहाँ पे वकला आ जाएं, वहाँ पे जज आ जाएं और वहाँ पे एक एक केस में 20-20 साल लगें। उनका ये मुतालबा न कभी रहा है न है, और वो उसकी शदीद मुखालफत करते हैं। ठीक, तो रुस्तम साहब, इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि पहले रिहैबिलिटेशन हो और उसके बाद जो है इसमें कानूनी तौर पे आगे बढ़े। फिर इसका मतलब है कि पिछली हुकूमत और मौजूदा हुकूमत दोनों ही गलतफहमी का शिकार रही है फाटा इस्लाहात के हवाले से। फाटा के हवाले से हुकूमत गलतफहमी में मुब्तला है। ये जो पॉलिसी बना रहे हैं, जो पॉलिसी बनाई जा रही है, इसके बड़े शदीद वो ख़तरात हैं इसमें, और इसकी इम्प्लिकेशन बहुत सीरियस हैं। ये उनको पता लगेगा जब वहाँ पे एक्चुअल वो इम्प्लीमेंटेशन आप शुरू कर देंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स को वहाँ इंडक्ट करा रहे हैं तो आइंदा 10 साल में तो अरबों रुपया, अरबों खरबों रुपया उनके मकानात, उनके दफातर, उनके इस्टेब्लिशमेंट, उनके ट्रांसपोर्ट पे लगेगा। वहाँ पे आप पुलिस के लिए मकानात तामीर करेंगे, पुलिस स्टेशन बनाएंगे, वहाँ उनको जीप्स देंगे, उनको इक्विपमेंट देंगे, उनको दफ्तर देंगे। फिर जो जज हजरात हैं उनके लिए आप मकानात और दफातर बनाएंगे, उनको ट्रांसपोर्ट देंगे। डिप्टी कमिश्नर वगैरह तहसीलदार उनके लिए आप बनाएंगे। तो ये जो जितना पैसा वहाँ पे आपके पास अवेलेबल है वो तो आप इन नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर में लगा रहे हैं, मकानात बना रहे हैं, दफातर बना रहे हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को उनको तनख्वाहें दे रहे हैं। तो जो डेवलपमेंटल वर्क है, जो एजुकेशन है या पानी है, यहाँ पे वो इंडस्ट्रीज़ हैं, या हेल्थ सेक्टर है, या कम्युनिकेशन सेक्टर है, या बिजली है, उसके लिए तो आपके पास पैसा रहेगा नहीं। तो उससे और ज़्यादा बेचैनी फैलेगी। और उसके बाद यही है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से भी इसमें वहाँ बेचैनी पाई जाती है। डिविजन लाइन को आप फेंस कर रहे हैं, जिससे जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। न सिर्फ ट्रेड ख़त्म हो जाएगी बल्कि जो कल्चरल रवाबित हैं, जो लोग आपस में एक दूसरे से मिलते रहते हैं, वो उनका मिलना जुलना भी पन्न हो जाएगा। और वहाँ पे अफ़गानिस्तान में इसके ख़िलाफ़ शदीद नफरत भी पाई जाती है। ट्राइबल एरिया के अंदर इसके ख़िलाफ़ जो है वो गुस्सा पाया जाता है। अच्छा, तो मेमन साहब, आप किस थॉट को जरा रखते हैं सेनेटर औरंगजेब साहब के सामने। सर, ये रुस्तम शाह साहब जो हैं इस वक्त काफी नाउम्मीद दिखाई दे रहे हैं इस स्टार्टिंग से, इस डायरेक्शन से और इस रफ्तार से। आप बताइए, आपकी क्या बात हुई है प्राइम मिनिस्टर से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस रुस्तम शाह साहब ने बताया, बिल्कुल मैं रुस्तम शाह साहब बातों पे 100% मैं भी मुतफिक हूँ। आज जो प्राइम मिनिस्टर से हमारा फाटा सेनेटर्स मुलाकात हुई, मुलाकात में यही बातें हम प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखा है कि जब 2 साल पहले ये शोर हम लोगों ने मचाया कि 70 साल हो गया कि फाटा अंधेरों में मुब्तला है, हमको आईनी हक चाहिए। तो आईनी हक में फाटा सेनेटर और MNAs हम लोग एक वो तैयार किया ऑप्शन 3 ऑप्शन फाटा के लिए कि हमको या अलग सुबह दे दे, या सुबह में जम करना है, या हमारा जो कबायली सिस्टम है लोकल बॉडी, इसको इख्तियार देना है। तो उसने सबको छोड़ के हम लोगों को KPK में मर्ज किया। जब KPK में मर्ज किया, जैसा कि रुस्तम शाह साहब ने बताया, रिफॉर्म कमेटी जब बना सरताज अजीज साहब के सरबराही में, तो वो लोगों ने पहला हमारे साथ जो वादा किया था वो ये है कि सबसे पहले अवलीन तरजीह ये है कि रिहेबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन पहला ये करना चाहिए, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप 10 साल के लिए उसने स्पेशल NFC से जो सालाना तकरीबन 100 अरब रुपए बनते हैं, और ये हर साल पे परसेंटेज के हिसाब से ज़्यादा होता है, वो फाटा को देने का है। लेकिन बिल्कुल इसी में पिछले हुकूमतें नेक नियति से काम नहीं किया,
और हम लोगों को न फाटा रिफॉर्म हो गया और न फाटा रहा और न हम KPK में जम हो गया, बीच के दलदल में हम लोग फंसे हुए हैं। चाहिए तो ये होना चाहिए था कि रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन मुकम्मल करना चाहिए था। ठीक आते हैं आपकी तरफ भी आते हैं। इस्लामाबाद में तारिक चौधरी साहब भी मौजूद हैं। तारिक साहब, ये तो कह रहे हैं कि बीच के दलदल में हम फंस गए, ना इस्लाहात की तरफ गए, ना इंजमाम की तरफ गए, ना ही रिहेबिलिटेशन और ना ही वहां पे तामीर और तरक्की हो गई। ये क्या सूरत हाल बन रही है तारिक साहब? देखें, जो फाटा के मुंतखब नुमाइंदे हैं या मेहमान साहब हैं, उनकी बात से इख्तलाफ किए बगैर मैं जो आइनी तरीक़ाकार तय हुआ है जिसके मुताबिक अब फाटा ने आगे बढ़ना है, मैं तो उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। क्योंकि अब आइनी तौर पर तो फाटा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुका है। 18 सितंबर 2017 को जो नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी थी फॉर फाटा रिफॉर्म्स, उसका इजलास हुआ था और उसके बाद आपको याद होगा कि बड़ी उसमें फ़ैसले तो हो गए, लेकिन बड़ी तवील बहस मुबासे के बाद आम इंतखाबात से 1 महीना पहले 24 मई 2018 को कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें 229 सरकारें कौमी असम्बली ने, यानी ये बड़ी भारी अक्सरियत है, 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो फाटा इंटरम गवर्नेंस रेगुलेशन है उसको आइन का हिस्सा बनाया और आइन में तरमीम की। और जिसके बाद उसी शाम जो सेनेट थी उसने भी इस बिल को पास किया और जो आइनी तरमीम मंजूर हो गई। उसके बाद चूँकि हमारे आइन में लिखा हुआ है तरीक़ाकार कि अगर किसी कोई नया सूबा बनना हो या अगर किसी सूबे ने किसी दूसरे सूबे में शामिल होना हो या किसी मुल्क के एक हिस्से ने किसी सूबे में जम होना हो या निकलना हो, तो उसके लिए उस सूबे की या वो जो मुतलका सूबा जिसके साथ मिलना है उसकी जो सूबाई असम्बली है उसने एक करारदाद पास करनी होती है भारी अक्सरियत के साथ। तो मुझे याद है कि सूबाई असम्बली जो है KPK की, उसने भी भारी अक्सरियत के साथ उस बिल को एंडोर्स कर दिया, जिसके बाद अब ये जो फाटा है वो फाटा खैबर पख्तूनख्वा के नाम से जो सूबा है उसका हिस्सा बन चुका है अमली तौर पर। अब उसमें तय ये हुआ था कि सबसे पहले ये जो अक्टूबर का महीना है, नवंबर के महीने में फाटा में जो है वो बलदियाती इंतखाबात होने हैं और उसके बाद 2019 के वस्त में फाटा में जो नई असम्बली है खैबर पख्तूनख्वा फाटा की, खैबर फाटा के नाम से जो बनी है, उसमें जो सूबाई असम्बली की सीटें हैं 21 सीटों पर इलेक्शन होना है, जिसमें 5 जो हैं वो ख़वातीन या मखसूस नशिस्तें हैं और 16 जनरल नशिस्तें हैं। जिसके बाद ये जो 21 सीटें हैं वो बाकी जो मेन असम्बली है उसका हिस्सा बन जाएंगी। तो ये तो आइनी प्रोसेस अब तय हो चुका है। अब ये दोनों रात बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि उसके बाद आगे बढ़ना है। उसके बाद फाटा के अवाम को जो सहूलतें मिलनी है आइन के मुताबिक, जो कह रहे हैं कि 100 अरब का एक NFC का हिस्सा बनना है, ये भी तय हो गया था उसी बिल में। इसके अलावा ये भी तय हो गया था कि जो वहाँ अदालती निज़ाम है वो किस तरह से आगे चलेगा, पुलिस है, दीगर हिस्से हैं और जो 7 एजेंसियाँ और जो 6 जो फ्रंट रीजन है। उमर जमाल साहब के पास ये रखते हैं तारिक साहब, ये उमर जमाल साहब के पास ये रखते हैं सवाल। उमर साहब, जो फसल स्टेक होल्डर्स हैं वो इस वक्त उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ात उनके असासे महरूमी के हवाले से हैं कि पहले वहाँ पर रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए थी, तामीर और तरक्की होनी चाहिए थी, उसके बाद इंज़माम की तरफ आते हैं और इसमें और स्पैन जो है वो 10 साल का भी कहा जा रहा है। आप बताइए, आप क्या जज कर रहे हैं कि इस वक्त सही डायरेक्शन में है, इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान सही सिम्त में, सही रफ्तार से चल रही है? बहुत शुक्रिया इमरान साहब। मैं बिल्कुल एग्री करूंगा जो रुस्तम शाह साहब ने कहा और जो हमारे फाटा से भाई हैं उन्होंने जिस इशू पे बात की। इस पे अगर आप फाटा रिफॉर्म्स की बात करें तो रिफॉर्म्स और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है उसके हवाले से तो बहुत डिबेट पुरानी है कि फाटा को मर्ज किया जाए। लोगों की जो एहसास महरूमी है वहाँ पे, और वो एहसास महरूमी सिर्फ एक नहीं है, उसकी डिफरेंट डायमेंशंस हैं। वो इकोनॉमिक भी है, वो पॉलिटिकल भी है, वो सिक्योरिटी का उसमें भी बड़ा एक एलिमेंट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नजर नहीं आ रहा कि हमारी वो एक सिंसियरिटी नहीं है स्टेट लेवल पे। हमने इलेक्शन से पहले हमने बात कर ली कि हम फाटा का मर्जर करने जा रहे हैं और काफी मेन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने सपोर्ट भी किसी हद तक किया, लेकिन उस पर कोई होमवर्क नजर नहीं आता कि आपने उसको एड्रेस किस तरह करना है। बिल्कुल सही कहा रुस्तम शाह साहब ने कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देना कोई इतना बड़ा कोई वो अचीवमेंट नहीं है। ऑलरेडी वहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से हम डिफरेंट सुनते रहते हैं कि कितना वहाँ पे मिलिटराइजेशन है उस इलाके में। जब तक उनकी इकोनॉमिक जो है एलिनेशन है वो एड्रेस नहीं होती, पॉलिटिकल सवालात जो हैं लोकल वहाँ के जो पॉपुलेशन है वो क्या उस पर सोचती है,
उन पे बैठ के बात नहीं होती और लोकल स्टेक होल्डर्स को उसमें लेके नहीं आया जाता और उस पर एक बड़ी जामे पॉलिसी, वाज़ेह पॉलिसी जिस पे आपने एक्चुअली काम करना है वो नजर आएगी, उस पर काम होता हुआ नजर आएगा। फिर लोग उस पर कहेंगे भी कि कुछ जो डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक है, डेवलपमेंट सिर्फ आप मीटिंग कर लेते हैं और आप 4 लोगों को बिठा के कह देते हैं कि जी हम इसका जो मर्जर है वो कर रहे हैं और उससे बेहतरी आएगी। उससे मेरे ख्याल में कोई एक बात की हद तक तो फर्क पड़ सकता है, लेकिन ऑन द ग्राउंड अगर आप जाके सिचुएशन देखें तो मेरे ख्याल में कोई खातिर खा कोई आपको फर्क नहीं नजर आएगा जो आज से 10 साल पहले सिचुएशन थी या अभी कुछ सिचुएशन है। हाँ, हमने सिक्योरिटी में काफी इंप्रूवमेंट की है, जो हमारी मिलिट्री ने वहां पे ऑपरेशन किया है मिलिटेंसी के खिलाफ, उस सिक्योरिटी के गेन्स मेरे ख्याल में हमारे जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं वो उसको देखें तो वो ज्यादा बेहतर हो सकते हैं कि अगर हम उसका एक्चुअल जो रिफॉर्म्स हैं वो उसको इम्प्लीमेंट अगर करें तो, और इस चीज की जरूरत भी है कि इस पे काम भी किया जाए। तो इसका मतलब है जैसे जिस जमाने में 18वीं आईनी तरमीम हुई थी, 18th अमेंडमेंट हुई थी, उस वक्त भी ये कहा गया कि ये पॉलिटिकली इतना बड़ा हमने कदम ले लिया, स्टेप ले लिया, लेकिन उसके ऊपर हमने जो है होमवर्क नहीं किया था। और आज फाटा इंजमाम पे भी हम ये कह रहे हैं होमवर्क नहीं किया, लेकिन हम जो है इस पे एक पॉलिटिकली इसको आगे लेके चले। सूरत हाल तो फिर कहीं से उतनी आइडियल नहीं हुई, बेहतर नहीं हुई उमर जमाल साहब। जी, मैं आपसे किसी हद तक एग्री करूंगा। अगर आप देखें तो मतलब आपने अगर सारी आप नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज का नैरेटिव चेक करें तो बात तो करते नजर आते हैं हमें लोग के फाटा का मर्जर होना चाहिए, लोगों के लोगों के जो इश्यूज हैं उस पर बात होनी चाहिए, लेकिन ओनरशिप नहीं है, एक्चुअल ओनरशिप आपको नजर नहीं आती। पॉलिटिकल ओनरशिप कोई लेने, पॉलिटिकल ओनरशिप जो है वो उसका फुकदान इस वक्त नजर आ रहा है। ओनरशिप जो है वो है नहीं, जिसकी वजह से ये चीजें देखी जा रही है। और जाहिर है कि जो स्टेक होल्डर हैं वो इस वक्त बेहतर उसके ऊपर अपना एनालिसिस दे सकते हैं और दे रहे हैं। आगे भी चल के बात करेंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक यहाँ लेंगे। ब्रेक के बाद इसी मौजू को मजीद आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम फाटा के इंजमाम के हवाले से बात कर रहे हैं, KPK में इसे कौमी धारे में शामिल करने के हवाले से, लेकिन स्टेक होल्डर्स के काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। एक बार फिर बात करेंगे औरंगज़ेब, सेनेटर औरंगज़ेब जो कि इस वक्त पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, आपने बताया, बयानिया दिया कि वहाँ पर क्या एहसास महरूमी है वहाँ के लोगों का, लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर से जो आप लोगों की मुलाकात हुई उसमें क्या ये बातें हुई? वहाँ पर क्या कहना था प्राइम मिनिस्टर का? जनाब, बिल्कुल आज प्राइम मिनिस्टर से हमारा मीटिंग हुई फाटा सेनेटर, और उसने यकीन दहानी दिया, क्योंकि मैंने पहले भी बात किया कि जब रिफॉर्म कमेटी बना वही रिफॉर्म कमेटी का बुनियाद सही नहीं था, क्योंकि आपको ये मालूम है कि इस कमेटी में फाटा का रहनुमाई होना चाहिए था। फाटा का एक बंदा इसका वो नहीं था उसमें, तो वो ऐसा लोग फैसले कर रहे हैं फाटा के ऊपर कि उसने ज़िंदगी में फाटा देखा भी नहीं है कि फाटा क्या है, और वो हमारे ऊपर फैसले करते हैं। तो जो आज हम सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म के साहब के सामने रखा कि वो जो कमिटमेंट किया, मुझे एक कमिटमेंट आप लोग बताए कि टाइम पे पूरा किया, एक कमिटमेंट पूरा नहीं किया। पहला मैं बात करता हूँ, जैसा कि भाई ने बताया कि वो भारी अक्सरियत से पास हुआ नेशनल असम्बली से, फिर उसके बाद सेनेट आए, सेनेट से पास हुआ। सेनेट में हमारे पास पूरा फाटा का स्पीच है, हमने बाकायदा मुखालिफत किया। उसने जब फाटा में जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड करता था, हम लोगों ने यही सिफारिश की कि भाई फाटा में सिस्टम कुछ और है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का उधर बेस नहीं है, आप किस तरफ एक्सटेंड करते हैं। अभी हमको घर का ज़रूरत है, हॉस्पिटल का ज़रूरत है, रोड का ज़रूरत है, साफ पीने का बंदोबस्त करवाया जाए, उसके बाद ये चीज़ें हैं। लेकिन अफसोस की बात कि जो उसने कमिटमेंट किया एक भी पूरा नहीं किया। आज भी मेरा ताल्लुक़ है औरंगज़ेब एजेंसी से, आप यकीन करें कि औरंगज़ेब एजेंसी में लोगों के लिए जो जुज़वी नुकसान के लिए 1,60,000 और मुकम्मल तबाही के लिए खेला जैसा घर के लिए 4 लाख रुपए दिया। आप खुद अंदाज़ा लगाए कि 4 लाख रुपए से इधर मलबा भी नहीं उठा सकते हैं। फाटा के साथ सरासर जुल्म है। आप यकीन करें कि 10 साल ऑपरेशन के बाद आज भी आप जाए फाटा में, आप विजिट करें, न आपको घर नज़र आएगा, न मस्जिद है, न दुकानें हैं, कुछ भी नहीं है, और हम जैसा जानवर ज़िंदगी गुजारते हैं। खुदा के लिए ये लोगों ने जो रिफॉर्म कमेटी बनाया, कौन सा मकसद उसमें जो था एक भी हासिल नहीं हुई। तो आज इमरान खान साहब ने बताया कि हम प्रॉपरली सबसे पहले इंशाल्लाह
अभी देखो दोस्त ने बताया कि लोकल बॉडी इलेक्शन करेंगे, MP इलेक्शन करेंगे। ये बात की बातें हैं, हमको पहला अपना घर दे दे, हमको स्कूल का सहूलत दे दे, हमको और ठीक है, जरा ये रुस्तम शाह साहब से भी पूछते हैं। रुस्तम साहब, ये तो बिल्कुल ही एक अलग पिक्चर सामने आ रही है। आप फरमाइए कि ऐसे कौन से इकदाम हैं जो हुकूमत को फौरी तौर पर करने चाहिए थे, जो आपको नजर नहीं आ रहे कि वो हुए? अब तक कौन से ऐसे इकदाम उठा लेने चाहिए थे हुकूमत को? सबसे पहले तो आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो चुका है उसको आप रिहेबिलिटेट कर लें, उसको आप दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट कर लें। सबसे अवलीन तरजीह तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ख़राब हो गया है, जो उसको दोबारा आप कैसे तामीर करेंगे। जो सड़कें हैं, जो पुल हैं, जो मकानात हैं, जो देहात हैं, जो मार्केट्स हैं, उनकी दोबारा रिकन्स्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन, ये सबसे अवलीन तरजीह होनी चाहिए। दूसरी तरजीह ये होनी चाहिए कि वहाँ पे जो लोगों के जो डिमांड्स हैं कि क्वालिटी एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर में काम हो, बिजली है, वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का जो मसला है, वहाँ पे जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है, दूसरी तवज्जो तो इनको देनी चाहिए। उसके बाद जो लोग अफगानिस्तान गए हैं 1,40,000 के करीब लोग, उनको आप वापस लाएं, ये तीसरी तरजीह होनी चाहिए। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि ये जजों का वहाँ और पुलिस का वहाँ पे जाना और वकला का जाना, इससे वहाँ के लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क नहीं आएगा। फ़र्क तो उस वक्त आएगा जब वो सोशो इकोनॉमिक इमेंसिपेशन की तरफ बढ़ेंगे, जो उनका सबसे बड़ा डिमांड है। फ़र्क उस वक्त आएगा जब वहाँ पे मिलिटराइजेशन कम होगी। इतनी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ पे खासादार भी हैं, वहाँ पे मलेशिया भी है, वहाँ पे फ़ौज भी है, इतनी बड़ी तादाद में वहाँ फ़ौज रखने की कोई ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें आपको दोबारा देखनी होंगी। इसमें मैं समझता हूँ कि उजरत से, जल्दबाजी से काम लिया जा रहा है और ट्राइबल एरिया के जो असल मसाइल हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। असल मसाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तारिक चौधरी साहब, इस वक्त जो बात सामने आई है और जाहिर है कि एक बड़ा कंसर्न जो है वो शो किया गया है कि जो रिफॉर्म कमेटी है उसमें ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है, नुमाइंदगी नहीं है फाटा के लोगों की। अज़म जो है हुकूमत का बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या कुछ तरजीहात में फ़र्क नज़र आ रहा है, किस पर बात हो रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मौजूदा हुकूमत को बरख्तियार आए चंद माह हुए हैं, शायद 2.5 महीने हुए हैं। तो इस मुख्तर अरसे में तय कर लेना कि उसकी तरजीहात फाटा के हवाले से मुख्तलिफ हैं, तो मैं उसको जायज़ नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि जिस तरह आज मुलाकात की है फाटा के सेनेटर्स ने, यकीनी तौर पर उनको इत्मीनान दिया होगा और उन्होंने यकीन दहानी कराई होगी कि ये मामला आगे बढ़ेगा। जहाँ तक पॉलिटिकल ओनरशिप की बात है, तो अगर हम मौजूदा हुकूमत को देख लें, जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे, और आपको याद होगा कि इमरान खान साहब कौमी असम्बली के इजलासों में नहीं आया करते थे, लेकिन जिस दिन फाटा का जो बिल है वो पास होना था, तो वो चंद मौक़ों में से था जब इमरान खान ख़ास तौर पर आए थे और उन्होंने इजलास में हिस्सा लिया और उन्होंने वोट भी डाला। तो इस बात से उनकी कमिटमेंट ज़ाहिर होती है। अब मसला ये है कि आगे कैसे बढ़ना है। अब ये तो नहीं मुमकिन कि एक आइनी तरमीम जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए। अगर ख़त्म करना होगा तो उसका भी एक आइनी तरीका है, और पीछे वापस जाना है, रिवर्स घेर लगाना है, तो उसका भी एक तरीकाकार है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि उसकी प्रेजेंटेशन नहीं थी, तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं सेनेटर साहब कि जिस दिन ये वोटिंग हुई थी तो फाटा के सेनेटरों ने उसमें हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन कौमी असम्बली में भी फाटा के सेनेटर मौजूद हैं और सेनेट में भी मौजूद हैं और KPK के लोग भी मौजूद हैं। इन इस्लाहात को बनाने से पहले मेरा ख्याल है कि एक तवील अर्सा तक बहस हुई थी। आपको याद होगा कि सोए JUI के, जिस पर बड़ा एतराज़ भी हुआ था, और महमूद खान चकजई साहब के, अगरचे उनका ताल्लुक फाटा से नहीं है, इन दो जमातों के अलावा सारी जमातों ने, सारे पॉलिटिकल जो एलिमेंट्स हैं और जो सिविल सोसाइटी है KPK की और फाटा की, उन्होंने इस बात की, उसकी गालिब अक्सरियत ने, ये नहीं मैं कहता कि 100% ने, 100% तो इत्तफाक़ राय कहीं नहीं होता, गालिब अक्सरियत ने इस बात पर इत्तफाक़ राय ज़ाहिर किया था कि एक नया सूबा बनाने की बजाय फाटा को KP में ज़म कर दिया जाए। अब उसका ज़ाहिर एक तरीकाकार इसलिए तय करना पड़ा इंटरम कि इंतखाबात सर पे आ गए थे, आइनी तरमीम पास हो गई, लेकिन इस जो इंतखाबात करीब थे, इस वजह से जो फाटा, और फिर उस पर ज़ाहिर है जो इंतजामी मामला थे वो तय नहीं हुए थे, तो इसलिए जो फाटा की सूबाई असम्बली की सीटें हैं उनको इस बात पे पेंडिंग कर दिया गया कि उनको 2019 में फिल कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले ज़ाहिर है जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें हैं, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटियाँ हैं, ये फाटा के अवाम का हक है, और जब मर्जर हो चुका है तो ज़ाहिर है उसके लिए भी तो कोई निज़ाम चाहिए, उसके लिए लोकल बॉडीज़ चाहिए, उसके लिए उनकी नुमाइंदगी चाहिए, उसके लिए ज़ाहिर है कोई ना कोई ज़िली सिस्टम बनेगा, तहसीलें बनेंगी, तो तभी जब तक कोई इंतज़ामी ढांचा नहीं मौजूद होगा तो इंतज़ामी ढांचा बनाए बगैर किस तरह से किसी एक इलाके को ये जो सहूलतें हैं
वो मैं समझता हूँ बहुत जल्द देनी चाहिए, और जितनी जल्दी बाकी सूबों को दी जाती हैं उससे पहले दी जानी चाहिए। लेकिन उसके लिए भी ज़ाहिर है कोई ना कोई इंतजामी ढांचा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट था, और जाहिर है कि स्टॉप गैप अरेंजमेंट के बाद हमें उसी स्पिरिट में आना जिस तरीके से। उमर साहब, हमने देखा कि इस इस्लाहात के इशू के ऊपर, इस्लाहात के मामले के ऊपर सिविल मिलिट्री लीडरशिप जो है वो सेम पेज पर है, अदलिया भी इसके साथ मौजूद है, सेम पेज पे मौजूद है, तो फिर इश्यूज कहां हैं, रुकावटें कहां हैं असल? जी बिल्कुल, काफी हद तक ये सही बात है कि सिविल मिलिट्री लीडरशिप जो है अभी करंट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो एक कंसेंसस नजर आता है कि फाटा का जो मर्जर है, अगर बिल्कुल अगर मैं ये भी कहूं तो वो गलत नहीं होगा कि फाटा का मर्जर जो हुआ वो किसी हद तक इसीलिए पॉसिबल हुआ कि मिलिट्री की भी उसमें काफी हद तक यही राय थी कि फाटा को अगर आपने स्टेबलाइज करना है। हमने देखा मिलिटेंसी का इशू पिछले 10-15 साल से, तो जितना हमने लास्ट 3-4 साल में जो ऑपरेशन किए हैं उसका एक ही कंक्लूजन निकलता है कि फाटा की जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक हम वही रिवर्स सिचुएशन में चले जाएंगे जो हमने पिछले कई सालों से देखी है। तो इशू जो मुझे नजर आता है, मुझे मिलिट्री साइड पे ज्यादा इशू नहीं नजर आता, क्योंकि मिलिट्री ने ये पहली बार नहीं है कि फाटा मर्जर के लिए एफर्ट की हो। हम मुशर्रफ के टाइम में भी अगर आप देखें तो मुशर्रफ ने भी एक लोकल बॉडीज का निज़ाम था जो इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी, और एक एफर्ट थी जिसमें नजर आया कि फाटा के लिए काम किया जाए। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप देखें तो पॉलिटिकल डिवाइड इतनी हमारे मुल्क के अंदर है कि आप ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को एक ऐसे इशू पे भी इकट्ठा करना जो कि एक नेशनल स्ट्रेटेजिक इशू आप जिसे कह सकते हैं, जो कि एक आप एक लोकल सूबे का भी इशू नहीं है। अगर आप फाटा की सिग्निफिकेंस देखें पाकिस्तान की ओवरऑल हिस्ट्री में, या लास्ट 30 साल में जो हमने अफगानिस्तान के साथ जो हमारे हालात हैं या हमारा वैसे इश्यूज हैं डोमेस्टिक एक्सट्रीमिज्म में या मिलिटेंसी के, तो फाटा का एक बड़ा रोल रहा है उसमें, और हम फाटा की वजह से ही हम काफी आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन हमारी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल क्लास है, जो रूलिंग क्लास है, उसको देखना पड़ेगा कि ये इशू नहीं है जिसपे पॉलिटिक्स करनी चाहिए। अब अगर कर भी लिए तो अभी हमें फाटा का जो मामला है, इसके इंतजाम का जो मामला है, इसमें के साथ साथ खारजी उमूर भी हैं, वो भी हमें देखना है कि कौन से जो इसकी मुखालफत के ताने बाने जो है वो कहां से जाके मिलते हैं। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे लेके जाएंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन, फाटा को कौमी धारे में शामिल करना है, लेकिन ये इतना आसान अमल नहीं है, बड़ी मुश्किलात, बड़ी पेचीदगियाँ हैं। इसी वाले से हम बात कर रहे हैं। सेनेटर औरंगजेब साहब पेशावर में हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि फौज, सिविल हुकूमत, अदलिया सब एक पेज पर हैं इसमें, लेकिन बात की जा रही है कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, पॉलिटिकल इसमें जो है वो फ़र्क पाया जा रहा है सियासी जमातों के दरमियान। तो क्या ये सिर्फ हमारा दाखिली मामला है या कहीं ना कहीं कुछ खारजी मामला भी बनता है, कोई और नेक्सस भी आता है? कि अफगानिस्तान के भी अंदर बैठे हुए कुछ लोग हैं जो पसंद नहीं करते फाटा के इंतजाम को। इमरान साहब, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, क्योंकि मेरा ताल्लुक है फाटा, अगर मेरा से पूछा जाएगा तो मैं आपको तफसीली जवाब दे सकता हूँ कि इस वक्त फाटा में क्या मसले मसाइल है। तकरीबन 600 स्कूल खाली पड़े हैं, इस पर टीचर नहीं है, हॉस्पिटल का नाम निशान भी नहीं है। अभी ये बिल्कुल मैं पूरा भाइयों से मुताफिक है इस बात का कि ये जैसा रुस्तम शाह साहब ने और दूसरा भाई साहब ने, और मैं पूरा लोगों का बातें सुनते हैं, लेकिन ये अभी जो बातें कर रहे हैं कि ये लोकल बॉडी इलेक्शन होगा, सूबाई इलेक्शन होगा, वो ठीक है, अपनी जगह पे है। लेकिन इस वक्त जो फाटा का सूरत हाल है वो न होने के बराबर है। 10 साल ऑपरेशन के बाद आपको ये पता है कि रिफॉर्म के लिए हमारा कोई पूरा फाटा खुश था कि रिफॉर्म हो जाएगा, हम बिल्कुल अपना इलाका जाएंगे और अपना कारोबार करेंगे, अपना बिजनेस एक्सटेंड करेंगे। लेकिन आज भी आप यकीन करें, इसमें कोई शक नहीं है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बेतहाशा कुर्बानी दी फाटा के लिए, लेकिन आज भी हम अपना इलाके में नहीं जा सकते हैं। हमारे पास आईडी है, हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, हमारे पास है, उसके बावजूद भी काफ़ी मुश्किलात है। हम पूरा दुनिया में जा सकते हैं, अपना फाटा में नहीं जा सकते हैं। मसले मसाइल बहुत है, और मुझे ये पता नहीं है, हम हैरान इस बात के हैं कि फाटा आवाम का कसूर किया था कि इतना तकलीफ फाटा आवाम को मिला, कोई गुनाह नहीं था।
और आज हम दरहम बरहम लोग, हुकूमत, सियासी पार्टी हमारे ऊपर मज़े ले रहे हैं। होना ये चाहिए था, जैसा कि रसूल शाह साहब ने भी बताया कि अवलीन तरजीह रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ये अमल ज़रूरी था, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। आज भी आप यकीन करें, मेरा इलाके में हमारे पास बड़े बड़े केला जैसा घर, वो अभी आपको कोई घर नज़र नहीं आएगा, मार्केट नहीं है, मराकज़, जुमाते पूरा डिमोलिश है, और हमारे पास जुमे के दिन नमाज की जगह नहीं है। और मुझे हैरानगी इस बात का था कि उधर जब आपके पास फैसिलिटी नहीं था तो इससे बेहतर ये था कि हम कैंपों में रहता था। जब उधर पूरा अमन नहीं था, आपने क्यों भेजा मुझे? अगर आपके पास ये फैसिलिटी नहीं था, पैसा नहीं था, आपने रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन मुकम्मल नहीं किया, तो क्यों भेजा? अभी भी हम हुकूमत से ये डिमांड करते हैं, पूरा फाटा को फैसिलिटी दे दे, वरना हम दोबारा वापस आएगा ये इलाकों में। हम लोगों के लिए फाटा चाहिए नहीं, इसलिए नहीं चाहिए कि आप लोग फाटा अवाम कश्मीर से लेकर आज तक फ्रंट लाइन पे फाटा है लड़ाई में, जंग में पाकिस्तान के लिए। अगर सही मानों में देखा जाए और आप आबादी के लिए रिकंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखे, सबसे पीछे फाटा है जनाब, सरासर जुल्म है। और हम लोग, मैंने वो दिन स्पीच में भी ये बताया कि हम कोई कमकल नहीं है, हम पाकिस्तान के लिए गैरत करते हैं, और फिर वही गैरत हम लोगों के लिए इतना महंगा पड़ता है कि फिर हमारा पूरा जितना खवातीन है वो भी दर बदर, हमारा बच्चे भी दर बदर। मैं ये इमरान साहब क्लियर बताना चाहता हूँ कि हमारा एक जनरेशन तबाह हो गया। शॉर्टली मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जाहिर है कि इस वक्त ये काम करना भी है, लेकिन पॉलिटिकल डिवीजन भी है, और उसके साथ साथ जो इस वक्त जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जो हालात बता रहे हैं, हुकूमत के लिए बहुत आसान मामला नहीं होगा, ये बड़ा मुश्किल टास्क होगा। देखिए, मुझे इमरान साहब एक बात समझिए, जो आप बार बार कह रहे हैं कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, अगर पाकिस्तान की कौमी असम्बली, पाकिस्तान की सेनेट जो है वो इत्तफाक़ी राय से भारी अक्सरियत के साथ तमाम सियासी जमातें फाटा को आइन के मुताबिक उसका हिस्सा बना चुके हैं, तो फिर पॉलिटिकल डिफरेंस कहाँ है? मसला इम्प्लीमेंटेशन का है, मसला ये है उस ट्रांजिशन का है जिसके दौरान जो है फ़ंड जारी होने हैं और फंड के नतीजे में वहाँ रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन होनी है। ये बिल्कुल दुरुस्त है, इस बात पे पाकिस्तान का हर शहरी इस बात का हामी है कि रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन पहली तरजीह होनी चाहिए थी। और जो तय हुआ था कि 100 अरब रुपया जो है वो फाटा को ट्रांसफ़र किया जाएगा फाटा की तरक्की के लिए, वो फौरन ट्रांसफ़र होना चाहिए। प्रोग्राम में ज़ाहिर है कमी जो है इस वक्त आड़े आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह मेमन साहब, तारिक चौधरी साहब, और उनके साथ साथ उमैर जमाल और सेनेटर औरंगजेब साहब। अब आज की नशिस्त हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अब आपसे मंडे मुलाकात, और जो पूरा एक पूरा 100 डेज़ का एजेंडा है उसके मज़ीद क्या क्या जो प्रोग्राम्स हैं उसके हवाले से एक नए इश्यू के साथ हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।